हेलो बच्चों। मैं ये विद्या के थ्रू नीरज कुमार सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री पार्ट 2 लेकर आया हूँ। यहाँ पे हम लोग लास्ट क्लास में जो पढ़े थे, दैट इज़ लास्ट क्लास में जो आप लोग वीडियो देख चुके हैं वो तो सही है। जो वीडियो नहीं देखे हैं वो एक बार जाके देखें कि क्या क्या पढ़े थे। फिर भी मैं यहाँ पे डिस्कस करता हूँ क्या क्या पढ़े थे हम लोग लास्ट क्लास में, क्या क्या डिस्कस किए थे। सबसे पहला डिस्कस किए थे किस तरीके से क्या सिलेबस है, किस तरीके से हम लोग थ्रू आउट द ईयर चलेंगे। दूसरा चीज़ डिस्कस किए थे हाउ टू कैलकुलेट सिग्निफिकेंट फिगर, इसके बारे में चर्चा किए थे। थर्ड, राउंडिंग का कंसेप्ट यूज किए थे कि हाउ टू कैलकुलेट या फिर राउंडिंग किस तरीके से किया जाता है। और उसके ऊपर न्यूमेरिकल्स, कुछ न्यूमेरिकल्स जो जेई में नीट में जिस तरीके से आते हैं उसका कैलकुलेशन हम किए थे। ठीक है, तो ये मेरा लास्ट क्लास का समरी था। अब हम लोग आगे मूव करते हैं, फॉरवर्ड मूव करते हैं। लेकिन इसके पहले कुछ बच्चों का कन्फ्यूज़न था कि सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में डिटेल में थोड़ा बताएं। सिग्निफिकेंट फिगर आखिर है क्या। ठीक है, चूँकि सिग्निफिकेंट फिगर एक कॉमन टॉपिक है क्लास 11 और फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए। तो चलिए ठीक है, मैं यहाँ पे और डिस्कस करता हूँ सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में। एक्चुअली मेरा यहाँ पे था मेन एम था कि किस तरीके से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए मेरा। ठीक है, लेकिन थोड़ा और में डिटेल में हम इसका एनालिसिस करते हैं क्या चीज़ सिग्निफिकेंट फिगर है क्या और क्यों ये हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, तो ज़्यादा कंसेप्चुअल रहेगा ये टॉपिक। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, जो कोई भी टोटल साइंस की हम बात करते हैं, चाहे फिजिक्स हो या केमिस्ट्री हो या फिर बायोलॉजी हो, ये टोटली एक क्या चीज़ है, एक एक्सपेरिमेंट वाला चीज़ है। हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, डाटा निकालते हैं। तो एक्सपेरिमेंट में जो वैल्यू आता है, ठीक है, उसको हम लोगों को क्या करना पड़ता है, नोट डाउन करना पड़ता है। ठीक है, वो जो एक्सपेरिमेंट में जो डाटा आया, जो हम लोग रीड किए, जो ऑब्जर्व किए, उसका कैलकुलेशन करते हैं। तो जो डाटा आया, ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि वो डाटा हम लोग गलत रीड कर लिए या गलत ऑब्जर्व कर लिए तो क्या होगा कि थ्रू आउट जितना भी एक्सपेरिमेंट हम करेंगे वो सब के सब क्या होगा, टोटल गलत ही होगा। तो इसलिए सिग्निफिकेंट फिगर यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, तो समझते हैं कि किस तरीके से सिग्निफिकेंट फिगर का कंसेप्ट आया है। तो जैसे एक एग्जांपल लेके हम देखते हैं। यहाँ पर सपोज एक मेरे पास पेन है। ठीक है, आपके हाथ में जो पेन है उसी का एग्जांपल लीजिए। सपोज ये पेन है। ठीक है, इसका लेंथ कितना, इसका लेंथ सपोज करते हैं कि ट्रू वैल्यू जो है वो कितना है, ट्रू वैल्यू है 14.6573 सेंटीमीटर। ठीक है, ये पेन है जिसका लेंथ है 14.6573 सेंटीमीटर। अब हम क्या किए, इस पेन को आप जितने बच्चे हैं उन सबको दिए मेज़र करने के लिए। ठीक है, जब हम मेज़र करते हैं इसको तो कोई बच्चा निकालता है 14.6578 सेंटीमीटर, कोई निकाला क्या 14.6576 सेंटीमीटर, कोई निकाल लिया 14.6671 सेंटीमीटर। इस तरीके से तो यहाँ पर मैं पूछूं यहाँ पर कि सबसे सर्टेन डिजिट कौन सा है, 1। ठीक है, सबसे सर्टेन डिजिट कौन सा है इसमें, 1। सभी बच्चे को 111 आया। सब इसके बाद सबसे सर्टेन डिजिट कौन सा है, 4। सभी बच्चे को 4 आया। उसके बाद सबसे सर्टेन डिजिट कौन सा है, 6। ये 6 7। सबसे अनसर्टेन डिजिट कौन सा है, ये राइट मोस्ट में जो डिजिट है वो सबसे अनसर्टेन है। देखिए इस बच्चे को, ये सपोज डी है, ये बी सी का डाटा था, ये बी का डाटा था और ये ए का डाटा। ठीक है, तो ए में कितना मिला है, ए को मिला है ये 3, बी को मिला है ये 8, सी को मिला है ये 6 और डी को मिला है ये 1। तो ये जो सबसे राइट मोस्ट डिजिट है इसी को हम लोग बोलते हैं डाउटफुल डिजिट, डाउटफुल डिजिट। ठीक है, इस डाउटफुल डिजिट को किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग, डाउटफुल डिजिट। यदि हम यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल लेके चलते हैं, जैसे किसी का यहाँ पर जैसे 14.6 ही सिर्फ 14.6 आता। ठीक है, सपोज ए स्टूडेंट जो था उसका आता 14.6 सेंटीमीटर।
बी का आता है यहाँ पे 14.7 सेंटीमीटर, सी का यहाँ पे आता है 14.5 सेंटीमीटर। तो डाउटफुल डिजिट कौन सा है यहाँ पे, लास्ट 5 6 7 इस तरीके से। तो हम लोग बोल सकते थे कि ये जो मेजर्ड वैल्यू है, वो क्या है, मेजर्ड वैल्यू जो है वो इस तरीके से लिख सकते थे हम लोग 14.6 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर। मतलब अनसर्टेनिटी कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे, ठीक है। ये जो पार्ट है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अनसर्टेनिटी, ठीक है। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि अनसर्टेनिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए स्टार्टिंग डेज में ये लिखा जाता है प्लस माइनस 0.1 प्लस माइनस 0.01। इस केस में क्या लिखते हैं, प्लस माइनस 0.00023 कुछ भी हो सकता था। तो इस तरीके से अब ये चीज़ ना लिख के हम लोग क्या करते हैं, एक सिग्निफिकेंट फिगर का कंसेप्ट लाते हैं। क्या चीज़ का कंसेप्ट लाते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर का। इसीलिए हम लोग कैलकुलेट करते हैं किस तरीके से डाउटफुल डिजिट को हम लोग कितने डाउटफुल डिजिट हैं इसमें, ठीक है, या फिर कितना सर्टेनिटी है इस मेजर्ड वैल्यू में। इस चीज़ को रिप्रेजेंट करने का एक मेथड बनाया गया जिसको बोलते हैं हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर। तो किसी भी मेजर्ड वैल्यू में दो चीज़ का इम्पोर्टेंस, सबसे पहला चीज़ क्या होना चाहिए, प्रिसाइज्ड होना चाहिए, जिस एक नया टर्मिनोलॉजी मिल रहा है मुझे, प्रेसिजन। और दूसरा क्या होना चाहिए, एक्यूरेसी होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले ये नया दो टर्म जो मिला मुझे, प्रेसिजन एंड एक्यूरेसी क्या, ठीक है। किसी भी क्या बोल रहे हैं हम लोग यहाँ पे, कोई भी जो मेजर्ड वैल्यू मेरा होगा, कोई भी जो डाटा हम लोग एक्सपेरिमेंट करने के बाद निकाल लें, ठीक है, जैसे ये 14.6 14.7 14.5 जो कुछ भी है वो क्या होना चाहिए, प्रेसाइज्ड होना चाहिए, एक्यूरेट होना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं, समझते हैं ये प्रेसाइज्ड वैल्यू क्या है, प्रेसिजन और एक्यूरेसी क्या है, ठीक है। तो प्रेसिजन को हम लोग यहाँ डिफाइन करके रखे हैं। प्रेसिजन और एक्यूरेसी को समझने के लिए सबसे पहले हम एक्यूरेसी को लेकर चलते हैं, ठीक है। यदि याद कीजिए जब क्लास 10 में आप लोग थे तो उस समय मैथमेटिक्स का कुछ क्वेश्चंस, कुछ सम जो होता होगा सॉल्व करते होंगे, और जब आंसर निकालते होंगे तो आंसर सपोज आपका आ गया, ठीक है, कुछ आंसर लाया, तो आंसर उसका क्या कहाँ जाते होंगे, आंसर जहाँ पे लिखा हुआ होगा वहाँ पे जाते हैं। जैसे ही आंसर आता होगा, एग्जैक्ट आंसर मिलता होगा, जैसे सपोज आपका आंसर 5 है और आंसर शीट में भी 5 दिया हुआ है, तो आप क्या बोलते हैं, मेरा आंसर जो है वो एक्यूरेट है। इसका मतलब जो ट्रू वैल्यू है वो जो आपका जो ट्रू वैल्यू है वही आप भी मेजर्ड करके लाएं। तो इस सिचुएशन में यदि ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू, ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू बराबर हो तो हम लोग क्या बोलते हैं कि ये जो है आपका डाटा जो मेजर्ड वैल्यू वो क्या है, वो एक्यूरेट है। ट्रू वैल्यू के जितना नज़दीक होगा वो क्या होगा, एक्यूरेसी उतना ज़्यादा होगा। तो ये एक्यूरेसी डिपेंड किस चीज़ पे करेगा, एक्यूरेसी ऑब्वियसली डिपेंड करेगा किस चीज़ के ऊपर, तो हमारे एफर्ट के ऊपर। दूसरा जो हम इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। हमारे एफर्ट का मतलब यदि हम पैरालेक्स एरर ना होना चाहिए, मुझे ठीक तरीके से ऑब्जर्वेशन लेना चाहिए, ठीक है। दूसरा चीज़ और सेकेंडरी पार्ट इसका किस तरीके से हम लोग किस टाइप का इंस्ट्रूमेंट ले रहे हैं, कि उसमें कैलिब्रेशन किस तरीके से, उसका रिजोल्यूशन कैसा है, ठीक है, इस चीज़ पे भी डिपेंड करेगा, ठीक है। जैसे इस पे डिपेंड करेगा, जैसे मान लीजिए आप 14.657 सेंटीमीटर इसका एग्जैक्ट वैल्यू है, ठीक है, ट्रू वैल्यू इसका ये है। अब हम लोग मेजर्ड करने के लिए हम सेंटीमीटर वाला स्केल लेंगे, तो उसमें क्या होता है, कैलिब्रेशन क्या होता है, 0.1 0.2 0.3 0.4 दिया रहता है। तो ये यहीं तक मेजर कर सकता है, ये वाला वैल्यू जो होगा वो तो फिर डाउटफुल रहेगा मेरा, ठीक है, वो एग्जैक्ट बता ही नहीं सकता, ठीक है। तो कहने का मीनिंग क्या है कि एक्यूरेसी एंड प्रेसिजन डिपेंड्स ऑन, किस चीज़ पे डिपेंड करता है, तो ये हमारे एफर्ट के ऊपर भी और साथ साथ कि हम लोग कैसा इंस्ट्रूमेंट ले रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि एक्यूरेसी समझ में आएगा कि किस तरीके से। तो यहाँ पे एक्यूरेसी डिफाइंड की, हाउ एक्सपेरिमेंटल मेजरमेंट एंड एग्जैक्ट वैल्यू आर क्लोज टू ईच अदर। कितना क्लोज है एक्सपेरिमेंटल मेजरमेंट, मेरा मेजर्ड वैल्यू कितना है और ट्रू वैल्यू में कितना क्लोज है, इसी को हम लोग बोलते हैं एक्यूरेसी। नाउ कम टू द प्रेसिजन पे।
प्रेसिजन का मतलब क्या हुआ, हाउ क्लोजली द इंडिविजुअल मेजरमेंट एग्री विद ईच अदर। सपोज इस चीज़ को समझने के लिए हम एक क्वेश्चन से करते हैं, ये क्वेश्चन मैं यहाँ पे दिया हुआ हूँ क्वेश्चन, कि इस प्रेसिजन का मतलब क्या होता है, उस चीज़ को समझते हैं क्वेश्चन के थ्रू। जैसे 4 स्टूडेंट हैं, सपोज ABCD 4 स्टूडेंट, ठीक है। इन लोगों को एक एक्सपेरिमेंट दिया गया करने के लिए एल्यूमिनियम का डेंसिटी निकालना है, ठीक है, जिसका ट्रू वैल्यू कितना है 2.7 ग्राम पर ml, ठीक है। 2.7 ग्राम पर ml जो है इसका ट्रू वैल्यू, एल्यूमिनियम का डेंसिटी 2.7 ग्राम पर ml है। तो आपसे क्या पूछ रहा है कि जो बच्चे ABCD हैं, जो स्टूडेंट ABCD है, उसमें किस स्टूडेंट का जो डाटा है वो एक्यूरेट है बट नॉट प्रिसाइज्ड। डाटा तो एक्यूरेट है लेकिन प्रिसाइज्ड नहीं है, ठीक है। तो एक्यूरेसी का मतलब क्या बताया, अभी हम बताए कि एक्यूरेसी का मतलब क्या होगा, ट्रू वैल्यू के कौन नज़दीक है, 2.7 के नज़दीक कौन है। देखिए इसका 2.9, 2.9, 2.9, क्या 2.7 के नज़दीक है, नहीं, तो ये एक्यूरेट नहीं है, इट इज़ नॉट एक्यूरेट। 2.3, 2.5, 2.9 ये भी एक्यूरेट नहीं, 2.6, 2.7, 2.6, ठीक है, ये एक्यूरेट है, गुड, ये एक्यूरेट है, 2.7 के नज़दीक जा रहा है, ठीक है। इस केस में देखते हैं 2.7, 2.6, 2.7, यस, ये भी एक्यूरेट है। अब मुझे ये देखना है, इस क्वेश्चन का आंसर करना है कि एक्यूरेट तो होना चाहिए बट प्रिसाइज्ड नहीं होना चाहिए। प्रेसिजन का मतलब क्या होता है कि इंडिविजुअल जो मेजरमेंट है या इंडिविजुअल मेजरमेंट एग्री विद ईच अदर, मतलब क्या कि ये इंडिविजुअल मेजरमेंट जो है, ये जो लिया गया है वो क्लोज होना चाहिए। कितना क्लोज है एक दूसरे का, जितना क्लोज रहेगा वो क्या कहलाएगा, प्रिसाइज कहलाएगा। जैसे 2.924, 2.923, 2.925, ये तीनों डाटा क्या है, आपस में बहुत क्लोज है। 2.924, 2.923, 2.924, दीज 3 डाटा आर क्लोज टू ईच अदर। तो हम बोलेंगे कि एक्यूरेट तो नहीं है, एक्यूरेसी नहीं है, लेकिन ये प्रिसाइज्ड वाले प्रिसाइज्ड है। क्यों? क्योंकि ये इंडिविजुअल मेजरमेंट क्या है, क्लोज है एक दूसरे का। उसी तरीके से इस केस में चेक करते हैं 2.316, 2.527 और 2.941। इस केस में 2.316, 2.257 दोनों आपस में क्लोज नहीं है, ठीक है, ये भी क्लोज नहीं है, तो ये भी प्रिसाइज्ड नहीं है, ये प्रिसाइज्ड क्या है, नहीं है। और सी की बात करें 2.6, 2.7, 2.6, ठीक है, तो ये एक्यूरेट है, ये एक्यूरेट है। लेकिन यहाँ पर देखिए 649731, तो प्रिसाइज्ड नहीं है, ये प्रिसाइज्ड नहीं है, प्रिसाइज्ड क्लोज टू ईच अदर नहीं। लेकिन इस केस में बात करें, देखिए 2.701699, मतलब लगभग बहुत कम का अंतर है, तो ये प्रिसाइज्ड है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि कौन सा, ये एक्यूरेट नहीं है लेकिन प्रिसाइज्ड है, ये ना ही एक्यूरेट है ना ही प्रिसाइज्ड है, ये एक्यूरेट है लेकिन ये प्रिसाइज्ड नहीं है, ये एक्यूरेट है लेकिन एक्यूरेट भी है और प्रिसाइज्ड भी है, ठीक है। तो आपका आंसर कौन सा होगा, डाटा इज एक्यूरेट बट नॉट प्रिसाइज्ड, एक्यूरेट बट नॉट प्रिसाइज्ड, ऑप्शन सी इज करेक्ट, ठीक है। तो इस तरीके से प्रेसिजन और एक्यूरेसी का कंसेप्ट जनरेट होता है, जो चाहे कि कहीं जाइए, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, सभी जगह आपके लिए एप्लीकेबल होगा। कभी भी आपके क्वेश्चन में टपक सकता है, ये जेई मेंस में या एडवांस में या फिर कहीं भी नीट में मिल सकता है आपको, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं कि ये तो हम लोग पार्ट ऑफ द टॉपिक था कि प्रेसिजन और एक्यूरेसी बताए कि किसी भी मेजरमेंट में जो भी डाटा मिलता है, जो भी मेजरमेंट मेरा है, वो हमेशा प्रिसाइज होना चाहिए और एक्यूरेट होना चाहिए। अब प्रेसिजन और एक्यूरेसी के लिए हम बताएं कि एक कन्वीनियंट मेथड है, मतलब सिग्निफिकेंट फिगर के हम बताए थे, सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में बताए हैं कि अनसर्टेनिटी को व्यक्त करने के लिए, अनसर्टेनिटी को रिप्रेजेंट करने का एक बेहतरीन तरीका क्या है, ये सिग्निफिकेंट फिगर, और जिसके बारे में हम लास्ट क्लास में हम डिस्कस कर चुके हैं। जो बच्चे नहीं देख पाए हैं वो ज़रूर देखिए, हाउ टू कैलकुलेट सिग्निफिकेंट फिगर, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस किए राउंडिंग ऑफ का, ठीक है, और उसके बाद डिस्कस किए हम लोग क्या चीज़, राउंडिंग ऑफ के बाद कैलकुलेशन किस तरीके से, कैलकुलेशन उसके रिगार्डिंग क्या है कि कैलकुलेशन किस तरीके से राउंडिंग और प्रेसिजन का या सिग्निफिकेंट फिगर का मिलाकर करते हैं। तो अब एक क्वेश्चन से करते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं
जरा देखते हैं कि किस तरीके से ये क्वेश्चन पूछा जाता है इसके रिगार्डिंग। एक क्वेश्चन है कि हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर should be present in the answer of the following. Answer of the following calculation. ऑप्शन मतलब बिट 1 है इसका, ए बिट है आपके पास 3.24 इंटू 0.09 सॉरी 0.8666 अपॉन 5.006। बी जो है आपके पास 0.58 प्लस 324.65 and C is 943 into 0.00345 प्लस 101, ठीक है। एंड डी जो है आपके पास 0.02856 into 298.15 into 0.112 upon 0.5785। अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। अक्सर क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है नीट लेवल में कि हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स शुड बी प्रेजेंट इन द आंसर ऑफ द फॉलोइंग कैलकुलेशन। अब देखिए इस जरूरत नहीं है कि इस टोटल कैलकुलेशन को हम सॉल्व करने जाएंगे, बस मुझे पूछ रहा है कि आंसर में कितना सिग्निफिकेंट फिगर होना चाहिए, ठीक है। तो दे बताइए कि आंसर में कितना होना चाहिए, कैसे कैलकुलेट करेंगे। हम लोग ऐसा क्वेश्चन करवाए थे, देखिए किस तरीके से कैलकुलेट। इसके पास कितना सिग्निफिकेंट फिगर है, टोटल कितना सिग्निफिकेंट फिगर है 3। इसके पास कितना सिग्निफिकेंट फिगर है, इसके पास कितना सिग्निफिकेंट फिगर है 4। इसके पास कितना सिग्निफिकेंट फिगर है 4, ठीक है। तो अब मुझे बताइए कि एक रूल बताए थे कि इन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन आंसर मस्ट बी किस में दिया जाता है, लिस्ट सिग्निफिकेंट फिगर में। तो ऊपर में आंसर कितना होगा 3 सिग्निफिकेंट फिगर है। फिर 3 और 4 का जब डिवीजन करेंगे, मतलब इस ऊपर का जब नीचे से डिवीजन करवाएंगे तो लिस्ट सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा 3 ही। तो आंसर कितना में होगा 3। इस केस में देखते हैं इन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन डेसिमल डिजिट कितना लिस्ट डेसिमल डिजिट में होना चाहिए। इसके पास 2 डेसिमल प्लेस है, इसमें कितना 2। तो कितना आंसर होने कितने डेसिमल प्लेस में आंसर होगा, कितने में 3, मतलब 2 डेसिमल प्लेस में आंसर होगा। तो 324 और यहाँ पर टोटल कितना सिग्निफिकेंट फिगर 3 और 2 5, टोटल कितना 5। इस केस में 943 इंटू 0.00345। अब इस केस में 3 सिग्निफिकेंट फिगर, इस केस में 3 सिग्निफिकेंट फिगर, तो टोटल 3 सिग्निफिकेंट फिगर, यहाँ भी 3, तो आंसर कितना होगा 3 सिग्निफिकेंट फिगर। इस केस में कितना टोटल सिग्निफिकेंट 4, इस केस में 5, इस केस में 3, इस केस में 4। तो इसमें कितना 4, इसमें 5, इसमें 3, इसमें 4। बताइए यहाँ पे टोटल लिस्ट सिग्निफिकेंट फिगर कौन सा है, इसमें से 3, इसमें कौन सा है 3 और 4 में लिस्ट कौन सा 3, तो आंसर कौन सा होगा 3। बहुत सारे बच्चों का ये कंप्लेन था कि जो सिग्निफिकेंट फिगर का कंसेप्ट है, जो सिग्निफिकेंट फिगर का जो रूल्स है वो याद नहीं हो रहा है। तो फिर से एक बार जिन लोगों को याद नहीं हुआ, वो रूल याद करने की ज़रूरत नहीं है। रूल जो लिखा हुआ था हम लिखा दिए, लेकिन याद करने की ज़रूरत नहीं। एक बार अच्छे तरीके से पढ़िएगा तो ये समझ में आ जाएगा। देखिए फिर भी यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं रूल क्या क्या था। रूल नंबर 1 क्या था वो एक बार फिर से देखिए, यहीं पे याद हो जाएगा। एक बार फिर से ध्यान दीजिए। देखिए रूल 1 में क्या था कि देखिए नंबर कितने 0, या तो 0 होगा, नहीं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो हम क्या बोले रूल 1 में, क्या बोले कि जितने भी नॉन जीरो डिजिट होंगे, जहाँ कहीं भी किसी भी डाटा में नॉन जीरो डिजिट दिखेंगे, वो सब के सब क्या होंगे सिग्निफिकेंट। कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, जो भी नॉन जीरो डिजिट होंगे वो सिग्निफिकेंट होते हैं। किसके साथ प्रॉब्लम है, जीरो के साथ। जीरो के साथ प्रॉब्लम है, रूल 2 जनरेट होता है।
रूल 2, रूल 3, रूल 4 सब इसी के लिए। जीरो के साथ प्रॉब्लम है। अब जीरो जीरो यदि जीरो बिटवीन है, जैसे 5006 इसके बीच में, इन बिटवीन 2 नॉन जीरो डिजिट के बीच में है, तब वो सिग्निफिकेंट होगा ना। इसमें कितना सिग्निफिकेंट फिगर है, तो 4। ठीक है। अब यदि जीरो, दो केस जनरेट होता है फिर से। अब यदि डेसिमल प्लेस में है या फिर डेसिमल प्लेस में नहीं है। ठीक है, डेसिमल प्लेस में देखते हैं। डेसिमल प्लेस का मतलब ये यदि इस तरीके से है 1500, इस केस में क्या बताए थे कि इसमें डिपेंड करता है किस तरीके से साइंटिफिक नोटेशन में करते हैं। 1.5 इंटू 10⁻³ या 1.50 इंटू 10⁻³ या फिर 1.500 इंटू 10⁻³ इस केस में कितना होगा 3 सिग्निफिकेंट फिगर। इसमें केस में सॉरी इस केस में कितना 2, इस केस में कितना 3, इस केस में कितना 4। तो ये डिपेंड करता है किस तरीके से हम साइंटिफिक नोटेशन में किस तरीके से लिखते हैं। अब आता है ये रूल कि किस तरीके से जीरो यदि डेसिमल प्लेस में मतलब जीरो किधर है। अब डेसिमल में यदि 0.0056, ठीक है। अब यहाँ पर ले लिए इस तरीके से, देखिए 0.0056, एक और डाटा लेते हैं 0.005600200। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कितने टाइप के जीरो हैं इस डेसिमल प्लेस में? 2। एक टाइप का ये जीरो होगा, ठीक है, एक टाइप का ये जीरो होगा और दूसरा एक टाइप का ये होगा। ये तीनों में अंतर क्या है? फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट कौन सा हुआ? ये फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के लेफ्ट में यदि है तो ये काउंट नहीं होगा सिग्निफिकेंट फिगर। इन बिटवीन है तो काउंट होगा, बाद में डेसिमल प्लेस किया तो काउंट होगा। बस इतना ही रूल है, यही रूल बना हुआ है सब। ठीक है, तो टोटल कितना सिग्निफिकेंट फिगर? 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7 सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, तो इस तरीके से रूल हम लोग रिमेंबर रखते हैं। नेक्स्ट है आपका कौन सा सिग्निफिकेंट फिगर कॉन्सेप्ट खत्म होने के बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट केमिस्ट्री का जो टॉपिक है उसको स्टार्ट करने के पहले हम सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो बताते हैं वो वन ऑफ देम इज़ यूजफुल कन्वर्जन। ठीक है, यूजफुल कन्वर्जन बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चे अक्सर इग्नोर करते हैं, लेकिन जो इग्नोर करते हैं उनको शुरू से लेके एंड ऑफ द केमिस्ट्री प्रॉब्लम होता ही रहेगा। तो इसलिए ये चीज़ आज छोटा लगता है लेकिन आसानी से इसको मतलब कोशिश कीजिए समझने का। यूजफुल कन्वर्जन में हम लोग जनरली एक एक करके हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कौन कौन सा आपको देखना है। सबसे पहले 10⁻23, 10⁻23 इसको हम लोग बोलते हैं योटा। ठीक है, 10⁻21 इसको हम बोलते हैं जीटा। 10⁻18 एक्सा। ठीक है, 10⁻15 पेटा। 10⁻12 टेरा। 10⁻9 गीगा। 10⁻6 मेगा। इसी तरीके से 10⁻24 योक्टो। 10⁻21 जेप्टो। 10⁻18 एटो। 10⁻15 फेमटो। 10⁻12
पिको, 10 to the power minus 9 नैनो, 10 to the power minus 6 माइक्रो, 10 to the power minus 3 मिली, 10 to the power minus 2 सेंटी। ठीक है, इस तरीके से ये कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ है, यूज़फुल कन्वर्जन है। इसके साथ साथ यूज़फुल कन्वर्जन ये नहीं, मतलब यहाँ पर ये जो है एक तरीके से जैसे कहीं पर आपको क्वेश्चन में पिको दिया है, ठीक है, तो क्या आपको समझना है, ये इंपॉर्टेंट है। 10 to the power minus 12, नैनो दिया हुआ 10 to the power minus 9, माइक्रो दिया हुआ 10 to the power minus 6, मिली 10 to the power minus 2, मेगा 10 to the power 6, गीगा 10 to the power 9, टेरा 10 to the power 12, हम लोग बोलते हैं टेराबाइट, तो यही है। पेटा 10 to the power 15, एक्सा 10 to the power 18, इस तरीके से जो जिसमें हम टिक किए हैं कम से कम वो आपको अच्छे तरीके से दिमाग में होना चाहिए, क्वेश्चन बनाते समय बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो अभी हम लोग और भी इसका एप्लीकेशन पार्ट देखते हैं। जैसे 1 एंगस्ट्रम इज इक्वल टू 10 to the power minus 10 मीटर। अभी बताया ही 1 नैनोमीटर 10 to the power minus 9 मीटर, 1 पिकोमीटर 10 to the power minus 12 मीटर। ठीक है, इस तरीके से और भी यहाँ पर हम लोग आते हैं 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर। ठीक है, 1 डेसीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 लीटर, 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 10 to the power minus 3 लीटर। ठीक है, उसी तरीके से मिली मतलब कितना, मिली मतलब कितना 10 to the power minus 3, तो 1 मिलीग्राम कितना होगा 10 to the power minus 3 ग्राम। ठीक है, और यहाँ पे एक चीज़ और भी याद रखिए, ये तो फिजिक्स में आप पढ़िएगा, 1 जूल 10 to the power 7 अर्ग। ठीक है, हाँ, जो मेरा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है अब आता है वो that is 1 Pascal. 1 Pascal is equal to 1 kg per meter second square equal to 1 Newton per meter square। कैसे होगा हम अभी एक्सप्लेन करेंगे। 1 बार is equal to 10 to the power 5 Pascal and 1 atm is equal to 1 atm, ये एटमॉस्फेयर बोलते हैं इसको, 1 atm is equal to 760 mm of Hg या फिर 76 mm of Hg या 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg। ठीक है, या फिर 1.01325 इंटू 10 to the 5 पास्कल, और या फिर 760 टोर। अब ये चीज़ हम क्यों इतना बताए और क्यों याद करना आपको पड़ेगा, यहाँ पे केमिस्ट्री में हम बार बार बोल रहे हैं कि बहुत सारे टर्मिनोलॉजी जो है आपको सीधा सीधा आपको याद करना पड़ेगा। तो ये जितना भी टर्म हम बता रहे हैं वो सीधा सीधा आपको आपके दिमाग में फिट होना चाहिए। जैसे 1 atm, जैसे पास्कल के कितने, जैसे प्रेशर के कितने टर्म में हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, प्रेशर को हम लोग मेज़र करते हैं atm, बार, पास्कल और टोर, ये सब तरीका है। अब ज़रूरी ये है कि कभी क्वेश्चन में ये दे देगा कोई यूनिट, कोई फिजिकल क्वांटिटी इसमें रहेगा, कोई फिजिकल क्वांटिटी इस केस में किसी इसमें रहेगा। अब ज़रूरी क्या है, इन दोनों में कन्वर्जन बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि कन्वर्जन नहीं आएगा तो गारंटी है कि आपको ये समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, 1 पास्कल इज इक्वल टू, अब किस तरीके से, अब ये कहाँ से आया, kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर कहाँ से आया। देखिए, प्रेशर इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स क्या है, फोर्स क्या है, मास इनटू एक्सेलरेशन और एरिया ए। मास हम लोग किस में मेजर करते हैं, केजी में। एक्सेलरेशन किस में मेजर करते हैं, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
और यहाँ पर एरिया किसे मीटर इंटू मीटर, लेंथ इंटू विड्थ, तो मीटर स्क्वायर। तो यदि हम इस चीज़ को यूनिट को सॉल्व करें तो यहाँ पे क्या होगा, मीटर एक मीटर से कैंसिल होगा, ठीक है। तो क्या आएगा, केजी और पर सेकेंड स्क्वायर तो नीचे में था, तो केजी पर मीटर सेकेंड स्क्वायर, ये यूनिट हुआ प्रेशर का। तो यहाँ पे वही यूनिट लिखे हम लोग, 1 पास्कल इज इक्वल टू 1 केजी पर मीटर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। 1 पास्कल किसको बोलते हैं, यदि फोर्स 1 न्यूटन का फोर्स 1 मीटर स्क्वायर में लग रहा है तो उसको हम लोग बोलते हैं 1 पास्कल, ठीक है। अब हम लोग फोर्स का एक अनदर यूनिट हम लोग ये भी जानते हैं कि हम लोग फोर्स मेजर करते हैं न्यूटन में और एरिया मीटर स्क्वायर में, तो ये 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब 1 बार इज इक्वल टू, हम लोग क्या बोले थे कि प्रेशर हम लोग मेजर करते हैं बार में भी, तो 1 बार कितने पास्कल के बराबर, 10⁵ का पास्कल के बराबर। मेरे साथ बोलते जाइए तो यहाँ ज़्यादा चांसेस है कि पास्कल। एंड 1 ATM इज इक्वल टू 760 mm ऑफ Hg, 1 ATM इज इक्वल टू 760 mm ऑफ Hg, या फिर 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg, या 1.01325 इंटू 10⁵ पास्कल, या फिर 760 टॉर्क। ये आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट आगे देखते हैं हम लोग, आगे हम लोग देखते हैं एक चीज़ यहाँ पे हम लोग ये डिस्कस किए कि 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर, ठीक है। ये इसलिए कि एक ऐसा कन्वर्जन जिसमें मीटर लेंथ को हम लोग वॉल्यूम से रिलेट कर रहे हैं, मतलब मीटर को लीटर से रिलेट कर रहे हैं, तो इसलिए इंपॉर्टेंट बहुत है ये, ठीक है। लेंथ को हम लोग वॉल्यूम से रिलेट कर रहे हैं, तो यहाँ 1 मीटर क्यू इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं 1 मीटर इंटू 1 मीटर इंटू 1 मीटर इज इक्वल टू 1000 लीटर। तो 1 मीटर क्यू इज इक्वल टू 1000 लीटर। 1 मीटर का मतलब 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1000 लीटर। 10⁶ सेंटीमीटर क्यू इज इक्वल टू 1000 लीटर। इसका मतलब 1 सेंटीमीटर क्यू इज इक्वल टू कितना, 10⁻³ लीटर। 1 सेंटीमीटर क्यू में कितना हुआ, 10⁻³ हम लोग पीछे भी लिखे हैं 1 सेंटीमीटर क्यू इज इक्वल टू 10⁻³ लीटर, ठीक है। या फिर यहीं से हम लोग लिख सकते थे कि यहीं से हम लिखते हैं, ठीक है। एक एक ज़ीरो को यहाँ से कैंसिल करते हैं, 1 0 1 0 1 0, तो क्या होगा, ये तीनों गायब होगा। तो 10 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 डेसीमीटर, 1 डेसीमीटर, 1 डेसीमीटर, 1 डेसीमीटर, ठीक है। 1 डेसीमीटर इज इक्वल टू 1 लीटर। तो 1 डेसीमीटर क्यू इज इक्वल टू 1 लीटर, इस तरीके से। तो ये भी कन्वर्जन हुआ, ठीक है। तो अब दूसरा जो है हम लोग टेम्परेचर का रिलेशन देखते हैं। प्रेशर का हम लोग देख ही लिए, प्रेशर इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब टेम्परेचर का देखते हैं हम लोग। टेम्परेचर में 0 केल्विन पता है, 0 केल्विन कितना के बराबर, -273.15 डिग्री सी के बराबर, ठीक है। या फिर हम यदि 0 केल्विन कितने के बराबर, इतना। अब यदि हम केल्विन में किसी चीज़ को, जैसे 27 डिग्री सी है, इसको हम केल्विन में कन्वर्ट करना, क्या करना होगा, मुझे ऐड करना पड़ता है 273.15, ठीक है, केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए। तो ये आप जानते ही हैं। लेकिन इसके साथ साथ एक और कन्वर्जन आपके दिमाग में होना चाहिए, C/5 इज इक्वल टू F-32/9। ये भी कन्वर्जन आपके दिमाग में होना चाहिए, क्योंकि केल्विन, फ़ारेनहाइट और सेल्सियस, ये 3 है टेम्परेचर को रिप्रेजेंट करने के लिए, केल्विन, फ़ारेनहाइट और सेल्सियस। तो ये केल्विन और फ़ारेनहाइट में किस तरीके से रिलेशन बनता है, ये इस तरीके से, ठीक है। जो दिया रहेगा उसको हम लोग निकाल लेंगे दूसरे को, ठीक है। अब यहाँ पर जो एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है वो वैल्यू ऑफ आर, ठीक है। हम लोग वैल्यू ऑफ आर डिस्कस करते हैं। वैल्यू ऑफ आर, आर क्या है, एक गैस कांस्टेंट है, जो बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पर भी ही याद कर ले तो बेटर रहेगा। आर जो है वो क्या है, एक गैस कांस्टेंट, गैस कांस्टेंट, इसका वैल्यू हम लोग अभी ही याद करेंगे। देखिए आर जो है उसका वैल्यू कितना होता है, थोड़ा सा याद रखने की कोशिश कीजिएगा। आर इज इक्वल टू 0.0821 ATM लीटर पर मोल पर केल्विन, या फिर इसको लीटर ATM पर मोल पर केल्विन हम लोग याद रखे हुए हैं, लीटर ATM पर मोल केल्विन। या फिर इसको इस तरीके से भी लिखा जाता है 8.314 जूल
पर केल्विन पर मोल, ठीक है, और ये इसका एसआई यूनिट है। या फिर इसको 2 कैलोरी पर केल्विन पर मोल। तो वैल्यू ऑफ आर ये होता है। जो जेई और नीट का प्रिपरेशन करने वाले हैं वो इस चीज़ को अभी ही रट जाएं या जिस तरीके से हो उसको याद कर लें, बेहतर रहेगा। देखिए ज़्यादा सा यदि इसमें थोड़ा सा समझना हो तो ये चीज़ समझ सकते हो कि ये वाला चीज़ आप लोग याद कर सकते हो। देखो कहाँ से ये वैल्यू कैसे आया, इसका डिस्कशन हम क्लास 11 में ही हम लोग जो चैप्टर है आपका, एक चैप्टर है आपका गैसियस स्टेट, उसमें हम लोग डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर किस तरीके से ये 2 कैलोरी है, जानते हैं हम लोग कि 1 जूल में 1 कैलोरी में कितने जूल होते हैं, लगभग 4.1 के आसपास। तो हम लोग डिवाइड करते हैं तो लगभग कितना आएगा, 2 के आसपास, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपस में रिलेटेड है, ठीक है, और इन दोनों में कोई रिलेशन नहीं, सिर्फ 4.1 से डिवाइड करिए तो ये आएगा, ठीक है। तो ये वैल्यू कहाँ से आया इसको हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। फिलहाल यहाँ पे विद यूनिट के साथ साथ आपको यहाँ पे याद रखना होगा। वैल्यू ऑफ आर इज इक्वल टू, बोलिए 0.0821 लीटर एटीएम पर मोल पर केल्विन, या फिर 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। अब क्या जरूरी है कि ये जरूरत मतलब ये तीनों याद रखना रहना चाहिए आर के लिए। इसका रीज़न है कि जब कभी कभी यूनिट का कन्वर्जन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। यूनिट आपको दिया रहेगा किसी और में, आर का वैल्यू किसी और में दिया रहेगा। जैसे सब दिया हुआ है आपको, सपोज सब वैल्यू आपको जूल केल्विन मोल में दिया हुआ है, तब वैल्यू ये रखिएगा। यदि आपका वैल्यू दिया हुआ है, प्रेशर दिया हुआ है एटीएम में, तब हम वैल्यू आर का ये रखेंगे। यदि कैलोरी में दिया रहेगा तो हम डायरेक्टली ये रख देंगे बिना कोई चेंजमेंट किए हुए। तो ये फ़ायदा होगा आपको आगे जाकर, ठीक है। तो अब 2019 में जो एक इसी कन्वर्जन से रिलेटेड एक चीज़ आया था, 1 लीटर बार इज इक्वल टू हाउ मच जूल। अब यहाँ पे यदि आपको कन्वर्जन आता है, अच्छे तरीके से कन्वर्जन जानते हैं, ये कन्वर्जन जो चीज़ है, एक कन्वर्जन जो ये है वो हम एक तरीके से आपको इसका एक छोटा सा पार्ट बता रहे हैं। ये थ्रू आउट द सिलेबस चलते जाएगा, ठीक है। जैसे जैसे आप फिजिक्स केमिस्ट्री में फिजिकल क्वांटिटी पढ़ते जाएंगे तो आपका कन्वर्जन अब ऑटोमेटिक आते जाएगा। लेकिन हम यहाँ पे एक नोट करके दिखाए कि ये भी ज़रूरी चीज़ है, ठीक है। अब केमिस्ट्री में खासकर इतना सारा जो डाटा हम लिखाए हैं वो यदि आपको याद है तो जो भी फिजिकल केमिस्ट्री है उसमें आसानी सहूलियत होगा, उसमें आसानी होगा, आपको बेनिफिट होगा। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं, हम लोग सॉल्व करते हैं। जरा देखिए, ये नीट 2019 में ये जो था वो किसी क्वेश्चन का पार्ट था, ठीक है। ऑप्शन में जूल में आंसर दिया हुआ था, लेकिन आंसर आ रहा था कैलकुलेशन करने पर लीटर बार में। अब ज़रूरी क्या है कि लीटर बार को हम लोग जूल में किस तरीके से रिप्रेजेंट करें, ठीक है। तो यहाँ पर लीटर बार को जूल में किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाए, ठीक है। तो 1 लीटर, देखिए लीटर और बार और यहाँ पे जूल किसका यूनिट है, सबसे पहले जूल किसका यूनिट है पहले वो चेक करते हैं। जूल किसका यूनिट है, हम जानते हैं W इज इक्वल टू क्या होता है, FS cos थीटा, यही ना, या फिर वर्क का यूनिट क्या है, जूल। यहाँ पर हम इसको छोड़ें तो FS का मतलब क्या चीज़, न्यूटन एंड मीटर, ठीक है, न्यूटन मीटर। तो जूल 1 जूल इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर न्यूटन मीटर, ये भी लिख सकते हैं। तो लीटर को मीटर में रिप्रेजेंट करने का तरीका हम बताएं, बार को न्यूटन में रिप्रेजेंट करने का तरीका हम बताएं, ठीक है। 1 पास्कल इज इक्वल टू 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग अब इसको लेते हैं टेकिंग LHS, ठीक है। अब 1 लीटर इज इक्वल टू, हम जहाँ भी पढ़े हैं 1 मीटर क्यू इज इक्वल टू 1000 लीटर। तो 1 लीटर इज इक्वल टू कितना होगा, 10⁻³ मीटर क्यू, ठीक है। तो 1 लीटर इज इक्वल टू 10⁻³ मीटर क्यू। नेक्स्ट 1 बार, अभी यहाँ पे हम थोड़ा सा पीछे चलते हैं, एक बार दिखाते हैं आपको डाटा क्या फ़ायदा होता है याद करने से। देखिए यहाँ पे ये तो यही है, ये वाला डाटा देखिए, ये भी नहीं, ये तीसरा देखिए ये वाला,
ये भी नहीं है, चौथा देखिए। अब देखिए यहाँ पे 1 बार इज इक्वल टू क्या है, 10⁵ पास्कल। आपको याद है 1 बार इज इक्वल टू 10⁵ पास्कल, और 1 पास्कल इज इक्वल टू 1 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इस चीज़ का हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, इसमें यूज करेंगे। कहाँ पर थे, 1 पास्कल, यहाँ पे। ठीक है, देखिए 1 बार इज इक्वल टू, हम जानते हैं यहाँ पर फिर से लिखते हैं 1 बार इज इक्वल टू कितना, 10⁵ पास्कल। इसी चीज़ को तो 1 लीटर बार को हम लिख सकते हैं 1 लीटर इंटू 1 बार। ठीक है, तो 1 लीटर की जगह हम इतना लिख दिए, 1 बार की जगह कितना लिखेंगे, 10⁵ पास्कल, 10⁵ पास्कल। ठीक है, तो कितना हुआ कैलकुलेशन कर लिए, तो 10⁻² मीटर क्यूब इंटू पास्कल। ठीक है, अब 1 पास्कल, 1 पास्कल इज इक्वल टू 1 पास्कल इज इक्वल टू 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो 10⁻² मीटर क्यूब इंटू 1 पास्कल इज इक्वल टू कितना होगा, 1 पास्कल की जगह क्या रखेंगे, 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। देखिए मीटर क्यूब मीटर स्क्वायर से कैंसिल हुआ यहाँ पे, तो क्या बचेगा, सिर्फ मीटर। तो 10⁻² इंटू न्यूटन इंटू मीटर, न्यूटन मीटर की जगह हम लोग क्या बोलते हैं, जूल। तो यहाँ पे कितना आया, 100, तो यहाँ पे लिखेंगे कितना, 100। ठीक है, तो इस तरीके से ये यदि यूनिट कन्वर्जन आता है तो किसी भी यूनिट को किसी भी यूनिट में हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं और आंसर हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये रहा हम लोगों का रेस्ट ऑफ द टॉपिक, जो बेसिक कंसेप्ट था आपका। अब हम लोग जो नेक्स्ट टॉपिक है आपका, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। ठीक है, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि क्या क्या इसके रिगार्डिंग है।